स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बताएंगे कि देश में किसान और खेती की जमीनी हकीकत क्या है। भारत में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्र में भी तेजी से बदलाव हो रहा है, लेकिन आज की मीडिया देश की आधी से ज्यादा आबादी की आवाज अनसुना कर देती है, जबकि देश की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा कृषि और ग्रामीणों का हिस्सा है। आज के समय में कृषि क्षेत्र के लिए कोई मजबूत मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। हालांकि कुछ समाचार, अखबार कृषि व्यवसाय, ग्रामीण विकास से संबंधित जानकारी अपने अखबारों में प्रकाशित करते तो हैं, लेकिन अब ये भी कभी कभार ही होता है और उसमें भी नीति निर्माताओं या उद्योग जगत के विचारों को ही दर्शाया जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य भारत के अन्नदाताओं के लिए एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो ग्रामीण कृषि किसानों से संबंधित पक्षों को आवाज देकर उन्हें सशक्त बनाएगा। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर के माध्यम से हम खेती किसानी से जुड़े लोगों को आधुनिक बनने के लिए उन्हें तौर तरीके बताएंगे। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम की जानकारी खेती के लिए एक वरदान साबित होगा। प्रोग्राम में दी गई जानकारी से किसानों की जिंदगी बदल सकती है। देश के विकास के लिए जरूरी है कि खेती और किसानी से जुड़े लोगों का निरंतर विकास होता रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश के विकास का पहिया रुक जाएगा। देश के विकास का पहिया लगातार आगे बढ़ता रहे, इसके लिए जरूरी है कि कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में नवीनतम शोध, आधुनिक तकनीक और सरकार की कृषि परियोजनाओं का निरंतर प्रचार प्रसार होता रहे, क्योंकि इसी माध्यम के जरिए देश के किसान जागरूक होंगे, तभी किसान लाभान्वित होंगे। आज के समय में प्रचार प्रसार के लिए सबसे मजबूत प्रचार तंत्र सोशल मीडिया है। ये मीडिया तंत्र आज के समय में हर किसी के हाथ में मोबाइल के माध्यम से मौजूद है। इसके माध्यम से प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम दूर दराज में रहने वाले किसानों तक पहुंचेगी और ये प्रोग्राम किसान और सरकार के बीच संवाद के लिए पुल का काम करेगा। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ किसानों के घर तक पहुंचाया जाएगा। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम के माध्यम से हम किसान को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करेंगे। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में आज का विषय है छोटे और सीमांत किसानों के लिए क्या फायदे की खेती है नेचुरल फार्मिंग अपनाएं या दूसरे रास्ते। सरकार का कहना है कि देश में 86% छोटे और सीमांत किसान हैं। इन किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम जमीन है। इसमें अधिकतर किसान अपनी फसलों से बेहतर पैदावार पाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी खेती की लागत बढ़ जाती है। वहीं सरकार का कहना है कि ऐसे समय में जरूरत ऐसी खेती शुरू करने की है जिसमें सेहत को नुकसान न पहुंचाने वाली पैदावार ज्यादा हो, किसानों की लागत भी कम लगे, साथ ही फसल का अच्छा दाम भी मिले। इसलिए अब किसानों को नेचुरल फार्मिंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इसे अपनाएं। इस बात को जानने के लिए प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर की टीम यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर दादरी विधानसभा के इस्लामाबाद कलदा पहुंची। वहां पर हमारी बात हुई। किसान सत्येंद्र नागर के खेत पर पहुंची, जो पेशे से किसान हैं, 4 एकड़ जमीन के मालिक हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर आधारित धान गेहूं की फसल की खेती करते हैं। वर्तमान में उन्होंने गेहूं की फसल लगा रखी है। फसल की अच्छी उपज पाने के लिए उन्होंने खेतों में यूरिया का छिड़काव किया है। जब उनसे केमिकल फर्टिलाइजर आधारित गेहूं की फसल के लाभ का ब्यौरा हमने जानना चाहा, तो उस वक्त उनका कहना कुछ इस तरह था। देखो जी, लागत तो बहुत ज़्यादा है और इसकी जो हमें बचत है बहुत कम है। लागत इसकी 1500 से आसपास जुताई में आ जाती है। 2.5 बीघा खेत है मेरा ये,
और बाकी यूरिया है, डाई है, 1300 रुपये के डाई का कट्टा आया था, ठीक है। और अब यूरिया आया है, ये 350 का तो यूरिया है, और दवाई भी है 600 रुपये की। यानी कुल मिला के लागत ज़्यादा है। और नहीं, कुल लागत कितनी है? 4 से 5 हज़ार। 4 से 5 हज़ार रुपये हाँ आती जी। है। और इस गेहूं से उत्पादन आपको कितना मिलेगा? वो कम मिलता है हमें। कितना? लगा लो 5 कुंटल के करीब। 5 कुंटल के करीब। तो ये आपकी गेहूं का जो उत्पादन मिलता है, तो इस समय आज के हिसाब से इसका 5 कुंटल गेहूं का दाम कितना आपको मिलेगा? हमें जो मिलता है 1900, 2000, 1900, 1800 ऐसे मिलता है। यानी आपको 2.5 बीघे गेहूं के खेत से लगभग आपको 10,000 रुपये के। हाँ जी। आप 10,000 रुपये मिले। हाँ जी। तो ये आपका यानी कुल मिला जुला के आप 2.5 बीघे खेत से 6,000 का फ़ायदा केवल मिलेगा। उसके लिए आपको 4 से 5 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये आपका खर्च कैसे चलता है? खर्च यही है जी, और कुछ काम करके जब इसमें लगाते हैं फिर 6 महीने अपने घर के लिए भी अनाज होता है, अपने पशु हैं हमारे, उनके लिए भी करते हैं, करना पड़ता है। परंतु अभी सरकार कह रही है कि जो ये लागत खर्च बढ़ रहा है, तो ये यदि हम प्राकृतिक तरीके से खेती करें तो उसमें लाभ मिलेगा। तो क्या आप प्राकृतिक खेती के बारे में जानते हैं? नहीं जी। क्यों, इसके बारे में आपने सुना है कि प्रधानमंत्री ने गुजरात के आनंद में प्राकृतिक खेती के बारे में चर्चा की? नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, यानी गांव में कोई प्राकृतिक खेती के बारे में बताने वाला भी नहीं है? नहीं। अच्छा, तो यदि प्राकृतिक खेती में सरकार कह रही है कि प्राकृतिक तरीके से यदि आप किसान खेती करेंगे तो उनका जो आपका 4-5 हज़ार का जो खर्च आ रहा है वो 500 से 1,000 रुपये में हो जाएगा। तो क्या इस तरह की खेती को आप करना चाहेंगे? देखो जी, अब पता चले उस बारे में तो बात करें। यानी आपको पहले आँख से लोग दिखाएं, डिमॉन्स्ट्रेशन करें, प्रदर्शन करें, तब आप करेंगे? हाँ जी। तो सत्येंद्र नागर जी, आपको आईपा से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जो खेती किसानी पर आपने जानकारी दी कि केमिकल। एक बात और है, जैसे कि हम खेती कर रहे हैं, देखो कितनी तारबंदी की हुई है हमने। यहाँ गाय बिजार, जो देसी गाय हैं बिजार हैं, बोलते हैं मोदी जी ने, योगी जी ने वो गायों के लिए वो बना रखी है। तो हमारे यहाँ कम से कम इस क्षेत्र में 50 से 50 के बीच में गायें हैं, जो रात को खेत में बढ़ जाती हैं, खा लेती हैं खेत को, नुकसान बहुत होता है। आज के समय में केमिकल खाद फर्टिलाइजर आधारित धान गेहूं की खेती से किसानों को बहुत कम लाभ मिल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि किसान नुकसान के चलते अगर खेती छोड़ने लगे तो देश की 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करने के लिए सरकार के पास भविष्य में कोई योजना है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार देश में टिकाऊ खेती के लिए नेचुरल फार्मिंग पर जोर दे रही है। वहीं सरकार और सरकार की बातों से सहमति रखने वाले वैज्ञानिकों और किसानों का कहना है कि अब फसल की उत्पादन बढ़ाने वाले तकनीकों से ज्यादा कम लागत वाली तकनीकों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे किसानों के लाभ का दायरा बढ़ सके। बता दें कि ये सब नेचुरल फार्मिंग के जरिए ही मुमकिन हो सकता है। वहीं सरकार के विचारों से सहमत होने वाले लोगों का कहना है कि हरित क्रांति के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन अब हरित क्रांति के कुछ दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं, जिस वजह से हरित क्रांति आधारित शोध रास्ते से हटकर अब हमें पुरानी पद्धति और प्राकृतिक खेती के शोध पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बता दें कि कुछ सदियों पहले जब हमारे देश के पास कोई उद्योग और व्यापार नहीं था और हम पूरी तरह खेती पर निर्भर थे, उस वक्त हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय के लोग प्राकृतिक खेती करते थे। हरित क्रांति के बाद देश में केवल धान और गेहूं की फसलों पर ही शोध हुआ और इन फसलों का रकबा बढ़ा। वहीं इन फसलों की तुलना में देश में दूसरी फसलों पर ध्यान कम दिया गया, जिसके कारण तिलहन और दलहन की फसलों का रकबा घटा है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर की टीम यूपी के जिला गौतम बुद्ध नगर में दादरी विधानसभा के खैरपुर गुर्जर गांव में पहुंची, जहां नेचुरल और जैविक खेती अपनाए और नेचुरल फार्मिंग के समर्थक हैं। वे इस बात से काफी सहमत दिखे।
मैं इंदु बंसल, हम नोएडा में रहते हैं। मैडम, ये अभी बताया जा रहा है कि खेती घाटे का सौदा है। आप कह रही हैं कि मैं शहर से गांव की तरफ मूव कर रही हैं, तो क्या आपको ये लगता है क्या कि एग्रीकल्चर में फ्यूचर है? अब घाटे का सौदा हर चीज़ हम आजकल कमर्शियल सोचने लग गए हैं। जो भी चीज़ें हम धन से जोड़ के सोचते हैं। अगर आज हम खेती कर रहे हैं, हम घर से निकल के आ रहे हैं, 5-6 घंटे खुली हवा में सूरज के नीचे बैठते हैं, अच्छा प्रोड्यूस उगाते हैं केमिकल फ्री और अपने घरों में ले जाते हैं। उसको जब हम खाते हैं तो हमारी सेहत अगर अच्छी रहती है तो घाटे का सौदा कैसे है? तो फिर ये गांव के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाह रही हैं कि जो ये लोग बता रहे हैं कि घाटे का सौदा है, तो वो किस तरह की खेती करें, या फिर सरकार क्या इस तरह के करे कि गांव के लोगों का खेती से मोह भंग न हो? सरकार अभी तक जो भी दे रही है रिबेट, वो सब केमिकल वाली चीज़ों पे दे रही है। अभी कुछ भी ऐसा रिबेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया जो केमिकल फ्री के लिए है, चाहे वो गाय के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए। जैविक के ऊपर अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिबेट नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो मेरा, जैसा कि अभी आपने बोला कि फ़ायदे का सौदा है, मेरे हिसाब से फ़ायदा का सौदा है। मैंने खुद जो अपना गेहूँ उगाया पिछले साल, मैंने 1 किलो गेहूँ में 10 किलो गेहूँ में 4 क्विंटल गेहूँ निकाले। हो सकता है केमिकल वाले में उससे ज़्यादा निकलते हों, पर अगर किसान की हम बात करें तो उनके पैसे यूरिया के बच रहे हैं, डीएपी के बच रहे हैं, डाई के बच रहे हैं, पेस्टिसाइड के बच रहे हैं, वो भी सेविंग है। प्लस जब आपका प्रोड्यूस निकलता है, हो सकता है 6 क्विंटल की जगह 4 क्विंटल निकल रहा हो, पर वो 6 क्विंटल अगर हम 20 रुपये किलो बेचते हैं तो ये 30 रुपये किलो बिक रहा है। तो फिर नेट बात तो वही है, आपका इनकम तो उतनी ही हो रही है, प्लस आपके पैसे बच रहे हैं पेस्टिसाइड के और फर्टिलाइज़र के। केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की मुहिम छेड़ दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने पर एक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपनी खेती को केमिस्ट्री लैब से निकालकर प्रकृति की प्रयोगशाला से जोड़ना है। साथ ही कहा कि यह भी पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। नेचुरल फार्मिंग के समर्थकों और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि केमिकल आधारित उर्वरक और पौधे की सुरक्षा, दवाएं, किसान, पर्यावरण और उपभोक्ता सबके लिए हानिकारक है। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम के तहत आज हम पहुंचे हैं IRI पूसा, और यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक एग्रोनॉमी के डॉक्टर राजीव कुमार से जानते हैं कि आज के समय में जो हमारे देश में मार्जिनल और छोटे किसानों की संख्या लगभग 87% है, और आज के सरकार से लेकर हर जगह उनकी लागत खर्च कम करने के लिए प्राकृतिक खेती और अन्य तकनीकों पर बात हो रही है। तो आज डॉक्टर राजीव कुमार जी से जानेंगे कि हमारे जो 86% किसानों की जो जनसंख्या है, उनके लिए कौन सी तकनीकें या प्राकृतिक खेती कैसे लाभप्रद है। इस विषय पर डॉक्टर राजीव जी से जानते हैं। डॉक्टर राजीव जी, आपको आजपा के प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। रासायनिक की हम बात करते हैं तो अगर हम उत्पादन ज़्यादा लेते हैं तो उसमें नो डाउट जो संतुलित उर्वरक की हम बात करते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा लगती है। अगर उसको नेचुरल फार्मिंग से हम कंपैरिजन करेंगे तो उसके अनुसार आप देखेंगे कम से कम जो है बहुत ज़्यादा हमारे जो एक्सपेंडिचर है, खर्चे हैं, वो कम हो जाएंगे। लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के अनुसार अगर टोटली हम नेचुरल फार्मिंग की हम बात करते हैं तो क्या उसको हम जो है फूड सिक्योरिटी की हम सुरक्षा दे सकते हैं? ये सबसे बड़ा हमारे पास चैलेंज होगा, क्योंकि प्रति हेक्टेयर हमको उत्पादन को भी मेंटेन रखना है, उत्पादकता को भी मेंटेन रखना है, और सबसे बड़ा है जो किसानों की आय। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की आमदनी 2022 तक हम कैसे दोगुना करें, तो केवल हम नेचुरल फार्मिंग के थ्रू दोगुना करना तो मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में अगर दोनों को हम लेके चलेंगे, धीरे धीरे अगर रासायनिक चीज़ों को हम कम करेंगे और नेचुरल को प्रमोट करेंगे तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग पे केवल डिपेंड रह के नहीं कर सकता। नेचुरल फार्मिंग के साथ साथ अगर जैविक खेती की हम बात करते हैं, दोनों को अगर साथ करता है तो हमारे किसान भाई को नुकसान भी कम होगा। दूसरा, गुणवत्ता आपका जो भी उत्पाद होगा वो आपका अच्छा होगा, क्योंकि आप देखेंगे जैविक और नेचुरल का जो जैसे सब्जियां हैं, आपका फ्रूट वाले पौधे हैं, उसमें खादों की मात्रा कम पड़ती है अगर इससे कंपैरिजन करेंगे धान्य वाली फसलों से। तो नो डाउट अगर किसान भाई नेचुरल फार्मिंग के प्लस जैविक खेती को दोनों को मिला के करता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई नेचुरल और जैविक को
एक जैसा समझते, दोनों में अंतर है। क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में हम किसान भाई देखेंगे कि जो भी जैविक उत्पाद है उसको हम कम से कम इसमें नेचुरल में करते हैं। क्योंकि आप जैविक में देखेंगे सबसे बड़ा सोर्स आपका जो है वर्मी कंपोस्ट की है, गोबर की खाद की है, हरी खाद की है, जो हम लेते हैं। तो इसको किसान भाई अगर धीरे धीरे करता है तो उसको हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल फार्मिंग के थ्रू अगर हमारे किसान भाई करना चाहता है तो केवल वो लोकेशन स्पेसिफिक होना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह नेचुरल फार्मिंग से हम उत्पादन को अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश में जो देखेंगे जोत की जो होल्डिंग है, करीब जैसा कि आपने बताया 87% छोटे एवं सीमांत किसान हैं। उनके लिए, क्योंकि हमारे किसान भाई आप देखते हैं जो गेहूं धान पद्धति की खेती करते हैं तो औसत आपको जो शुद्ध आय के रूप में जो लाभ होता है 70 से 75 हज़ार के रूप में होता है। और इसी तरह का एक हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में शस्य विज्ञान के संभाग में समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल यानी IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम 2016 में स्थापित किया गया था। और जो कि आप देखेंगे हमारे जो किसान भाई हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल है, वो जो है करीब आपका जो है 64-65% के आसपास आते हैं। और 1 से 2 हेक्टेयर जिन किसानों के पास है वो करीब 16-17% के आसपास आते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि केवल गेहूं धान पद्धति से आपकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, उसके अलावा जो समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल है उसका अल्टरनेटिव सबसे बढ़िया, जो कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ी हमारे एक कृषि में आपका, जैसा कि आप देखे होंगे हमारी दिन प्रतिदिन जोत जो है कम होती जा रही है। आपका केवल 2.4% जो है हमारे इंडिया में जो है जमीन या लैंड है, या भूमि की बात कर लीजिए। 4.5% आपका ताजा पानी है। और ग्लोबल पॉपुलेशन का 17% जो है इंडिया में पॉपुलेशन है। तो इन सब लोगों को जो है संतुलित पोषण सुरक्षा की हम बात करते हैं कैसे दी जाए, उसके लिए समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के जो है हमारे किसान भाई जिनके पास 1 हेक्टेयर एरिया के आसपास है या उससे कम है, आप इसको स्थापित कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारे किसान भाई करीब जो है 7,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल या 0.7 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आप फसल उत्पादन ले सकते हैं। जैसा कि फसल उत्पादन में आपका जो है धान्य वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, सब्जियां हैं और एवं फूलों की खेती जो है सीजन के हिसाब से हमारे किसान भाई आप ले सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हर कोई बेहतर चाहता है। आज के समय में खेती लाभदायक नहीं रह गई है। खेती में लागत इतनी बढ़ गई है कि छोटे और सीमांत किसानों को उनकी वास्तविक लागत भी नहीं मिल पा रही है। वर्तमान कृषि में लागत ज्यादा है और लाभ कम मिल रहा है। ऐसे में किसान विकल्पहीन हो रहा है, जिसके कारण सरकार पर दबाव बना रहा है। खेती में लाभ दायरा घटता जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार से उगाई जाने वाली फसलों का लाभकारी मूल्य तय हो। सरकार अपने कृषि संस्थानों को इसका हल खोजने के लिए अधिसूचना जारी किया, जिसके तहत कृषि और किसानों की स्थिति को मजबूत करने और युवाओं को कृषि क्षेत्र से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत है। युवा खेती से दूर जा रहे हैं। खेती को लाभदायक बनाने के लिए देश में कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौन सी बेहतर तकनीक है जिससे किसान लाभ लेकर बेहतर मुनाफा कमा सके। किसान को गरीब मानने वाली मानसिकता को दूर करने की जरूरत है। यानी हम हमेशा किसान को समाज में गरीब के रूप में पेश करते हैं और व्यापारी को हर जगह एक अमीर व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि कृषि से जुड़े युवाओं के मन में किसान बनने का मतलब हमेशा गरीब बनना होता है। इसलिए किसान का बेटा किसान नहीं बनता है। प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम किसानों को गरीब मानने वाली मानसिकता को दूर करने का बीड़ा उठाया है। और प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर कार्यक्रम का मकसद है कृषि और किसानों की स्थिति को मजबूत करना और युवाओं को कृषि क्षेत्र से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि आज के युवा खेती से दूर होते जा रहे हैं। उनको खेती से जोड़ना। आगे की कड़ी में खेती और किसानों से संबंधित नई जानकारी लेकर आएंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रोग्रेसिव इंडिया।